तो हम आज की इस वीडियो में क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में बात कर रहे थे लीनियस ने जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने जो हमें दिया था। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एरिस्टोटल ने दिया था एक्चुअल में, मगर सारा क्रेडिट जाता है लीनियस को। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था उसके जो ड्रॉबैक्स आए, इसने क्या किया, प्लांटे और एनिमलिया किंगडम इन दो किंगडम्स में ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। तो इसी वजह से बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स निकले। एक ड्रॉबैक तो ये निकला कि ये जो सिस्टम था ना, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जैसे कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस के बेसिस पे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को बोला गया है। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और उसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया ये सिस्टम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिंगल सेल है, जो सिंगल सेल से बने हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ढेर सारे सेल से बने हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि ग्रीन कलर के है, ग्रीन एल्गी जैसे कि, और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, इनके बीच में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया ये सिस्टम। यही बात आपको यहाँ पर लिखी हुई है, ये लाइन, यही बात यहाँ पर आपको बताई हुई है ड्रॉबैक्स की तरह। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे उसमें यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स भी एक साथ आ रहे हैं, चाहे उसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी एक साथ आ रहे हैं, चाहे दोनों जगह आ रहे हैं, चाहे एक ही आ रहा है, मतलब सब कुछ आ रहा है। प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है, इन सब ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबको दो ही किंगडम्स में डिवाइड किया है। हाँ, इससे मगर फ़ायदा ये हुआ क्लासिफिकेशन का, फ़ायदा ये होता है कि इजीली हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को इजीली क्लासीफाई कर भी लिया जाता है और हम उसे इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, दोनों चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। मगर कन्फ्यूजन फिर भी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हमने इन ड्रॉबैक्स में देखा। और इसलिए क्योंकि एक और ड्रॉबैक है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। पहला ड्रॉबैक ये है कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बीच में। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे थे जो कि ना ही प्लांटे किंगडम में आ रहे थे, ना ही एनिमेलिया किंगडम में आ रहे थे, किसी भी किंगडम में नहीं आ रहे थे। ये दूसरा ड्रॉबैक है, तो वो कहाँ पर जाए। इसलिए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था ना, लॉन्ग टाइम तक तो चला था, क्योंकि इतनी जल्दी आसानी से ड्रॉबैक्स नहीं पता चलते हैं। पहले यूज़ किया, बड़े लंबे समय के लिए चला ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मगर बाद में जाके इनएडिक्वेट निकला, ड्रॉबैक्स पता चले, देखा ये चीज़ें हैं। मगर सिर्फ बुक में आपको दो ही ड्रॉबैक्स बताए, एक मैं आपको एक और बता देती हूँ। एक और ड्रॉबैक ये रहा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि दोनों ही किंगडम्स में फॉल कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे थे जो दोनों में ही नहीं आ रहे थे, ना ही प्लांटे ना ही एनिमल। बहुत सारे ऐसे जो कि दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे, प्लांट्स के भी शो कर रहे थे। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, एनिमलिया किंगडम की भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पर डाले, काट दे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक और तीसरा ड्रॉबैक हमारे पास आ गया। तो टोटल मिला के 3 ड्रॉबैक्स निकल गए। एक ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, यहाँ पर लिखा हुआ है सबके बारे में। और ये फिर सेकंड ड्रॉबैक ये आया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। थर्ड ड्रॉबैक ये आया कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो दोनों ही में आ रहे थे। सो ये ड्रॉबैक्स निकले। इसके अलावा और एक और बात आ जाती है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें ली बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, है ना, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही इन्होंने एज बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन लिया। हाँ, हम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, बट फिर भी लिया क्या ही, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सो बिसाइड्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। तो ये भी लगा, ये एक और ड्रॉबैक के तौर पे ही आप मान लो कि सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए गए, इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स लिए जाने चाहिए थे जिसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाना चाहिए। फिर उस बेसिस पर अगर देखेंगे ना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर इंक्लूड करेंगे ना, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो क्या पता और किंगडम्स बने, क्योंकि और सारी फिर डिफरेंसेस दिखेंगे, और सारे कैरेक्टर्स आए, और सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। सिर्फ प्लांटे और एनिमल किंगडम इसलिए तो बना क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। जैसे कि यही तो बात है कि एक नीड लगा कि और भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, जिन सेल से बने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन सेल से बने हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनकी वॉल, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन, उनकी वॉल का नेचर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक के अंदर फर्दर कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है क्या है, और हैबिटेट कैसे है, कहाँ पर रहते हैं। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स। एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एवोल्यूशन हुआ उसके दौरान जो रिलेशनशिप्स बने, उसके ड्यूरिंग जो रिलेशनशिप्स बने वो कैसे थे, वो उनके बेसिस पर भी क्लासीफाई नहीं किया गया, करना चाहिए था। ठीक है, तो देख रहे हो कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकती थी, अब होगी। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस। इसलिए क्योंकि पहले यूज़ किया, फिर ड्रॉबैक्स आए, इसलिए चेंजेस तो बहुत सारी आई, मानती हूँ चेंजेस बहुत सारी आई, क्योंकि एक किंगडम बना, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई, फिर तीसरा किंगडम आएगा, आगे जाके आप देखोगे तीसरा किंगडम आएगा, फिर चौथा किंगडम आएगा, मगर फिर भी चेंजेस तो बहुत सारी आई। क्लासिफिकेशन के सिस्टम में सेवरल चेंजेस तो आई, मगर उसके अलावा अगर कुछ चीज़ कांस्टेंट थी तो वो क्या थी, अगर कुछ चीज़ क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारी चेंजेस आई, मगर अगर कोई चीज़ कांस्टेंट थी तो वो क्या थी, क्या थी, क्या थी, प्लांटे और एनिमलिया किंगडम।
जो प्लांटाई और एनिमिलिया किंगडम है, देखो ना क्लासिफिकेशन का सिस्टम सबसे पहले आया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें ये दोनों किंगडम थे, है ना। अब तीसरा आएगा, उसमें क्या होगा, एक और किंगडम ऐड हो जाएगा, ये तो रहेंगे एक और किंगडम आ जाएगा, वो चेंज होगी कि एक और नया आया, बट ये दोनों तो कांस्टेंट ही है ना। हर किंगडम क्लासिफिकेशन, जितने भी किंगडम क्लासिफिकेशन आएगी, तीसरा चौथा पंद्रह, जितने भी, वैसे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है टोटल, जितने भी क्लासिफिकेशन आएगी उनमें ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। बस यही बताना चाहती है ये लाइन कि क्लासिफिकेशन के सिस्टम में चेंजेस भी आई और कांस्टेंट भी रहा चीज़ें, जैसे कि प्लांटाई और एनिमिलिया किंगडम हैव बीन कांस्टेंट इन ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। एंड अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती रही, मतलब इनकी ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती रही, साथ ही साथ किंगडम्स की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रही, और जो नंबर है, नेचर है, नंबर तो चेंज हो गई। अभी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख लो, कल तीसरा देख लोगे, फिर चौथा पढ़ोगे आप इसी बुक के अंदर। वैसे तो बुक ने आपको सिर्फ 2nd और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, सिस्टम किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अगर मैं आपको 3rd 4th भी पढ़ा ही लूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे मगर फिर भी ठीक है। तो नंबर भी चेंज होता रहा और नेचर भी किंगडम्स की चेंज होती रही। एंड क्यों चेंज होती रही से मेरा मतलब है कि नंबर और नेचर हैज़ बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। हर एक साइंटिस्ट का काम क्या होता है, ऑब्जर्व करके लॉज बनाना, तो उनकी ऑब्जर्वेशन अलग है, तो हर किसी ने अलग तरीके से नेचर को, किंगडम्स की नेचर को और नंबर को अलग अलग तरीके से डिफरेंटली अंडरस्टैंड किया। हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू है यार। तो अब बुक में आपको सीधे क्या दे दिया है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मगर आप क्या इतने बेवकूफ़ हो सकते हो कि सीधे आपने अभी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, अब आप 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखोगे, नहीं। पहले टेबल देख लेते हैं। अभी मेरे को पता है आपने सारे किंगडम नहीं देखे, मगर हम फिर भी बेवकूफ़ों की तरह ये पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको बाद में करा लूँगी रिवाइज। अगर देखते हैं, अभी बस इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे 5 किंगडम सिस्टम्स जो है उन सब की 5 किंगडम सिस्टम मतलब कि जितने भी हैं, 2 किंगडम, 3rd किंगडम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, उसमें क्या हुआ, नए किंगडम्स आए, नए किंगडम्स आए, नए किंगडम्स आए, नए किंगडम्स आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया जैसे नए किंगडम्स आए। इन किंगडम्स को डाला गया, ऐड किया गया, तो उन किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। 5 किंगडम्स की, पांचों किंगडम्स की। पहला किंगडम, ये यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपके किंगडम्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। पहले सेल टाइप देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सारे किंगडम्स की एक साथ। पहला हम कैरेक्टर देख रहे हैं सेल टाइप। सेल की टाइप कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसी बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जिनके पास प्रोकैरियोट सेल है वो प्रोकैरियोट्स, जिनके पास यूकैरियोट सेल है वो यूकैरियोट्स उनको कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एंड यूकैरियोटिक सेल वो सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो सेल टाइप कैसी है मोनेरा की, मोनेरा किंगडम की सेल टाइप। मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा किंगडम में जो मेंबर्स होते हैं वो सब प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा की यूकैरियोटिक। कैसे याद रखना, पी फॉर प्रोटिस्टा, मगर ये साइंस है, टेढ़ी है, इसमें बहुत सारी अजीब चीज़ें होती है, तो इसका ऑपोजिट ई, यूकैरियोट। पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर प्रोकैरियोट, मगर प्रोकैरियोट नहीं है। पी फॉर प्रोटिस्टा, ई फॉर यूकैरियोट। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, बट मैं आपको ट्रिक लगाने की कोशिश कर रही हूँ। पी फॉर प्रोकैरियोट, मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटिस्टा का प्रोकैरियोट होगा, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक नहीं है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। फंजाई जो है वो 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 यूकैरियोटिक है। क्लियर? फंजाई का तो ट्रिक पता चल गई होगी आपको। फंजाई यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक। प्लांटाई यूकैरियोटिक। हाँ, प्लांट्स का तो हम सबको पता है ना, प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, एनिमल्स भी यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स दोनों प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता है। कैसे पता है, कंसेप्ट लगाओ, हर जगह रखना ज़रूरी नहीं है। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की सेल में ऑब्वियसली वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, तो ये दोनों यूकैरियोट्स है। इनका तो कोई चक्कर नहीं, इनकी सेल टाइप हमें पता है। फंजाई की भी हमें पता है यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा की हमें पता है यूकैरियोटिक। मोनेरा की क्या ही बचा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है ना, हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही है, पांचों के पांचों किंगडम्स में से सिर्फ एक ही है जो कि प्रोकैरियोट है, दैट इज मोनेरा। देख लो, प्रोकैरियोटिक मोनेरा। तो अभी तक जितने भी मैंने ट्रिक्स बताई आपको वो फालतू में गई। मतलब आप अगर डायरेक्ट याद रखना चाहते हो बिना किसी कंसेप्ट के, तो आप तो सीधा यही याद रखो कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी जितने भी किंगडम है सारे यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल के बने सारे यूकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया यूकैरियोट्स, और मोनेरा प्रोकैरियोट। सिर्फ मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। आगे चलते हैं यार, एक ही जगह गाड़ी रुक गई है मेरी। कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल वॉल। सेल वॉल कैसी है, सेलुलोज की बनी है, फंजाई बोल रही हूँ, काइटिन की बनी है, किस केमिकल की बनी है। सेल वॉल से मेरा मतलब है कि जो सेल वॉल है, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, जो भी किंगडम हो, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनकी सेल वॉल जो है वो किस केमिकल की बनी है, दैट्स द क्वेश्चन। और उससे भी पहले क्वेश्चन ये है कि है भी कि नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो ये दो चीज़ें हमने देखनी है, ये दो चीज़ें देखनी है कि सेल वॉल अगर है, पहली चीज़ अगर है
ठीक है या नहीं है, पहली चीज़। फिर नेक्स्ट चीज़, केमिकल कौन सा प्रेजेंट है, तो पहले हम देखेंगे सेल वॉल ऑफ मोनेरा। मोनेरा की सेल वॉल की बात करें तो है, और किस सेल की बनी है, सेल्यूलोज की तो नहीं बनी है। फिर किसकी बनी है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी है। सो इट इज़ नॉन सेल्यूलोसिक। मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट है, उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी है। प्रोकैरियोट है यार, प्रोकैरियोट की सेल वॉल क्यों सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है। प्लांटाई की सेल वॉल सेल्यूलोज है, उसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोट्स है, याद रखना प्लांटाई का तो हम सबको पता होता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये तो हम सबको पता है कि प्लांटाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, उनकी सेल वॉल होती है, प्लांट्स की एनिमल्स की नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यही तो मेजर डिफरेंस है प्लांट्स में, मतलब कॉमन बेसिक डिफरेंस है ये दोनों में, प्लांटाई और एनिमल में, कि सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांटाई में तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सेल्यूलोसिक सेल वॉल ऑफ प्लांटाई। उसके अलावा प्रोकैरियोट है हमारा मोनेरा, जिसमें सेल वॉल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हूँ, सिर्फ एक ही है हमारा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। हर एक किंगडम में से सिर्फ एक ही किंगडम ऐसा है जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, दैट इज प्लांटाई। आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। हर एक किंगडम में से सिर्फ एक ही किंगडम हमारा ऐसा है जो कि सेल्यूलोज का बना है, सेल्यूलोज केमिकल का बना है, दैट इज प्लांटाई। ये तो हम सबको पता है। और एनिमेलिया का तो भी हमें पहले से ही पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल थोड़ी एब्सेंट होती है, नहीं होती है। एनिमल्स में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, इट इज एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल्स में। फंजाई की बात करें तो ये भी आपने कहीं ना कहीं क्या पता पढ़ा हो, मगर अभी जान लो कि फंजाई में सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन नाम के केमिकल की बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। प्रोटिस्टा की सेल वॉल की बात करें तो कुछ में प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा किंगडम के ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं। तो इसमें और केमिकल्स की बात हम नहीं करेंगे, बस इतना ही जानेंगे कि प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिनमें नहीं होती। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा तो है ही सबसे हटके, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें ये है ही सबसे हटके, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है और कोई है ही नहीं किंगडम जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बड़ा हो, प्रोकैरियोट से बना हो, नहीं, सारे यूकैरियोट्स है, बस मोनेरा प्रोकैरियोट है। और इसकी जो सेल वॉल है प्रेजेंट भी है, मगर सेल्यूलोज की नहीं बनी है। किसकी बनी है, सीधी बात करते हैं कि किसकी बनी है सेल वॉल किसकी बनी है, मोनेरा की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। नेक्स्ट करेक्टर, वेरी गुड, नेक्स्ट करेक्टर। आई एम सो सॉरी अगर मेरी माइक की प्रॉब्लम हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई डिडंट रियलाइज कि मेरा माइक इतना दूर चला गया मुझे, आई एम सो सॉरी। ओके, आई एम सो सॉरी। अगर आप वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ पिछली बारी के लिए फॉरगिव कर लो। अच्छा, नेक्स्ट करेक्टर इज दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, सेल के अंदर एक जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसकी मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो मोनेरा की अगर हम बात करें तो अगेन मोनेरा सबसे हटके है, प्रोकैरियोटिक है और कोई प्रोकैरियोटिक है ही नहीं। पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड का बना है, और किसी की बात तो हमने ऐसी की नहीं कि पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की सेल वॉल है मोनेरा की, सिर्फ मोनेरा की है। और अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में ही एब्सेंट है, बाकी पांचों किंगडम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो मोनेरा तो सबसे हटके, अलग ही बात है मोनेरा की, क्योंकि क्यों हटके है यार, एक करेक्टर अलग हो गया यार इसका, ये है ही प्रोकैरियोट, सबसे अलग है, तो बाकी करेक्टर्स भी सबसे अलग ही होंगे ना। देन नेक्स्ट करेक्टर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब कि एक सेल की बनी है, यूनिसेलुलर है, या फिर ढेर सारे सेल्स की बनी है ऑर्गेनिजम्स की। इन सब किंगडम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनकी बॉडी किसकी बनी है, एक सेल की या फिर मल्टी सेलुलर है, मतलब ढेर सारे सेल्स की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। तो मोनेरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा इज सेल्युलर, मतलब कि एक सेल का बना है। प्रोटिस्टा इज सेल्युलर, फंजा इज मल्टी सेल्युलर, या फिर इट ऑल्सो लूजेज टिश्यू। एंड प्लांटाइन में तो हम सबको पता है सिर्फ मल्टी सेल्युलर ही नहीं है, मगर इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट है, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम भी प्रेजेंट है, मतलब कि इसमें टिश्यूज़ भी प्रेजेंट है, ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। लीफ क्या होता है, प्लांट का अगर हम बात करें तो जो लीफ होता है वो एक ऑर्गन होता है, तो प्लांट के पास ऑर्गन्स भी है, ठीक है, प्लांट्स के पास ऑर्गन्स भी है। तो प्लांट्स और एनिमल्स, हम सब जानते हैं एनिमल्स के बारे में क्या ही पढ़ाना। तो प्लांट्स और एनिमल्स के पास कॉमन थिंग ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स के पास टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट है। डिफरेंस ये है कि एनिमल्स में एनिमेलिया किंगडम के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनके पास ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के पास सेल्स है, ढेर सारे सेल्स है, फिर उन सेल्स से बनते हैं टिश्यू, फिर उन टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, है ना। मगर ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता प्लांटिंग में, मगर एनिमेलिया में ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बनता है। तो एनिमेलिया में सब कुछ है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अगेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा और प्रोटिस्टा सेल्युलर। फंजा की बात करें तो इट इज़ मल्टी सेलुलर और टिश्यू भी होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फंजाई का मल्टी सेलुलर और टिश्यू, इससे आगे कुछ नहीं। प्लांटी और एनिमल का तो क्या ही याद करना, हमें सब कुछ पता है उनके बारे में कि उनके पास प्लांटी के पास टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट है, एनिमलिया के पास टिश्यू ऑर्गन प्रेजेंट है, बट ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट करेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय लो, मतलब
अपना खाना, न्यूट्रिशन जो होता है, फूड जो होता है, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमें, वो न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है? हम खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो किंगडम्स में जो मेंबर्स आ रहे हैं, ये सारे देखते हैं कि कौन से खुद से खाना प्रिपेयर करते हैं, कौन से किसी और पे डिपेंड करते हैं। अब डिपेंड करने वाले हैं मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक होंगे तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। हमें पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक, जिसमें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हम खाना बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद से ही खाना बनाता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, रेडीमेड फूड पर डिपेंड नहीं होता, खुद से खाना बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये दूसरे पर डिपेंड होता है, जैसे कि हम इंसान खुद से हम खाना नहीं बनाते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक। मोनेरा की बात करें तो ये खुद से खाना बनाता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों सेल्यूलर है, एक कॉमन चीज़ ये, और दोनों ऑटोट्रॉफिक है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों यूनिसेलुलर है और ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद से बनाते हैं। भाई किसी से नहीं डरते। मोनेरा और प्रोटिस्टा सबसे अलग, किसी पे नहीं डिपेंड करते, अपना खाना खुद बना के खाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, सो मतलब कि उसमें भी ऑटोट्रॉफिक में भी फिर टाइप्स हो जाती है। केमोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि केमिकल। फोटोसिंथेटिक मतलब कि लाइट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। केमोसिंथेटिक मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ओह आई एम सो सॉरी, डिपेंड नहीं, मतलब केमिकल की हेल्प से और लाइट की हेल्प से, डिपेंड नहीं। ऑटोट्रॉफिक है यार। ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, मतलब कि खुद से खाना बनाते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं केमिकल की हेल्प से, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं। स्पेसिफिकली दो हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो हिस्सों में बट गया हुआ है, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। दोनों में कॉमन चीज़ ये है मोनेरा और प्रोटिस्टा में कि दोनों ही ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हैं। मतलब कि मोनेरा में अगर आप देखोगे तो आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर आपको दोनों टाइप्स मिल जाएगी, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर देखेंगे मोनेरा के केस में तो वहाँ पे आपको सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिख जाएगा। सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि रॉटन मटीरियल, रॉटन डेड मटेरियल से खाना बनाते हैं। एंड पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुसकर उनकी बॉडी पर, उस होस्ट की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो पैरासाइट्स घुसेंगे ना, उनको कहते हैं होस्ट। और ये जो पैरासाइट होते हैं ये बेनिफिटेड होते हैं उन होस्ट की हेल्प से। ठीक है, तो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा की बात करें तो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक आ जाता है। सैप्रोफिटिक वो जो रॉटन मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रॉटन मटेरियल पर डिपेंड करते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक के कौन सी टाइप में आ जाते हैं, सैप्रोफिटिक में। और जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके उसके ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए तो वो पैरासिटिक होते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा की बात करें तो मोनेरा में याद रखना ऑटोट्रॉफिक है, और ऑटोट्रॉफिक की दोनों टाइप्स, केमोसिंथेटिक भी मिल जाएगा, फोटोसिंथेटिक भी मिल जाएगा। और हेटेरोट्रॉफिक में सिर्फ दो टाइप्स ही मिलेंगे आपको, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। दोनों गंदे, दूसरे बॉडी के अंदर जाके और एक दूसरे बॉडी के अंदर जाके और एक रॉटन मटेरियल खा के, डेड मटेरियल खा के डिपेंड करते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इट इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों मिल जाएंगे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में कोई लिमिटेशन नहीं, मगर ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ आपको फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक नहीं दिखेगा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा, मतलब कि लाइट की हेल्प से खाना बनाएंगे। और हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाले भी आपको दिख जाएंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाला भी आपको दिख जाएगा खाने के लिए। फंजाई की बात करें तो इट इज़ ओनली हेटेरोट्रॉफिक, सेम इन द केस ऑफ मोनेरा। वी हैव सीन दैट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ मोनेरा इज ओनली ऑफ टू टाइप्स, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा, उसमें से भी आपको सिर्फ सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दिखेगा, और कोई नहीं, और कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं। प्लांटेई में हम सबको ही पता है यार, इसमें क्या पढ़ना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स खुद से खाना प्रिपेयर करते हैं विद हेल्प ऑफ लाइट, फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांटेई किंगडम के मेंबर्स। एंड जो हमारे एनिमेलिया किंगडम के मेंबर्स हैं, यूकैरियोटिक्स जो है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है, यूकैरियोट्स जो हैं, ये तो कोई नई बात नहीं होगी आपको बताना कि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक में ये अलग है, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। इनमें एनिमेलिया किंगडम में आपको ऐसा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दिखेगा जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता हो, मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता हो। एनिमेलिया नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनिमेलिया में आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा, दैट इज होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। होलोजोइक और सैप्रोफिटिक एक रॉटन में डिपेंड करेगा, और होलोजोइक जो कुछ हद तक एमोइबा जैसा फूड प्रोसेस फॉलो करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टेबल। एक तरीके की हमने इंट्रोडक्शन देख ली। कल एक एक करके मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सब पॉइंट्स रिपीट ऑब्वियसली होंगे। प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस टेबल को ना अगेन पढ़ के एक एक करके पढ़ेंगे सब किंगडम्स के बारे में। अगेन मैं इस टेबल को पूरा एक साथ रिवाइज करा दूँगी और हमारी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको देखना होगा तो देख लेना आप। अब एरिस्टोटल और लीनियस की कहानी से आगे बढ़ते हैं। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे तो अटके नहीं, हमने आगे वाले भी किंगडम्स के बारे में पढ़ ही लिया। हमने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, मोनेरा, इन सब के बारे में ऊपर से पढ़ लिया कि
कैरेक्टर्स देख लिए सबके। अब हम बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, मतलब कि डायरेक्ट आपको बुक में तो 2 किंगडम से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको बुक में। यहाँ पर आपको बताया गया आपको कि R.H. विटेकर नाम के जो शख्स थे, जो बंदे थे, R.H. विटेकर, इसका R.H. की क्या फुल फॉर्म है, इनका नाम आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। R.H. विटेकर मैं भी नहीं बताऊँगी, चलो बता ही देती हूँ, अब बात कर ही लिया है तो बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं बता। तो R.H. विटेकर जो है ये रॉबर्ट विटेकर है, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, इनका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ये अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने इसका मतलब कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया होगा, कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया होगा, कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया होगा, प्लांट्स का, प्लांट्स के रिलेटेड बातें की होगी इन्होंने, प्लांट इकोलॉजिस्ट थे। चलो इतना ज़्यादा नहीं जाना यार, हम सबको पता है हमारा मोटिव क्या है। अगर तुम सिर्फ स्कूल लेवल तक प्रिपेयर करना चाहते हो तो इतना खास ज़रूरी नहीं है, और अगर नीट के लिए भी तो भी ज़रूरी नहीं है। बायोलॉजी में इतना बाहर नहीं जाना, किसी भी टॉपर का आप देख लोगे, अभी बताती हूँ आपको मैं बात। हाँ तो मैं बोल रही थी किसी भी टॉपर की बात देख लोगे, किसी भी टॉपर की आप वीडियो देख लोगे, हर कोई यही बोलता है भाई क्या करना है, एनसीईआरटी अंडरस्टैंड करके वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़नी, चाहे ज़्यादा वास्ट अंडरस्टैंड कर लो मगर वही अंडरस्टैंड करना जो एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब उसको वर्ड टू वर्ड आप पढ़ो। हर कोई डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली यही बोलते हैं भाई एनसीईआरटी पढ़ो, तो हम बाहर क्यों जा रहे हैं, R.H. विटेकर है भाई, बोल दिया इसने, हर कोई R.H. विटेकर बोलते तो हम भी यही बोलेंगे ना। तो एक सेकेंड, R.H. विटेकर इन द ईयर 1969 प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया इन्होंने, मतलब कि जो किंगडम्स इन्होंने डिफाइन किए, इस 5 किंगडम के अंदर 5 किंगडम जो डिफाइन किए उनमें से एक मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फिफ्थ प्लांटेई और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम्स आ रहे थे इसके अंदर। और इस क्लासिफिकेशन के लिए जो मेन क्राइटेरिया लिया गया इस 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए, दैट विच वॉज यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये चीज़ अगर आपको एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी होगी ना, आपको याद होगा, हमने यहाँ पर देखा था सेल स्ट्रक्चर भी यूज़ करना चाहिए, तो किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेल स्ट्रक्चर को भी यूज़ किया एज अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एज मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वाज यूज बाय हिम, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब की बात पहले की थी कि ये सब होना चाहिए ऐड, और इस बंदे ने करके बताया, इन सब बेसिस पर क्लासीफाई किया इन 5 किंगडम्स को, कि सब बेसिस पर मेन क्राइटेरिया थे ये क्लासिफिकेशन के लिए, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। सो इन्होंने एक कंपैरेटिव यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, जो हमने पढ़ लिया है यही यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने टेबल 2.1 में एक कंपैरेटिव अकाउंट दिया था डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, इन 5 किंगडम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कंपैरेटिव अमाउंट दिया था, कंपैरिजन करके बताया था 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो ये सब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. विटेकर ने। कब दिया था, 1969 में। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो छोड़ना नहीं, फजूल नहीं समझ यार, एनसीईआरटी है ही कितनी, उसको भी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होगी यार, क्या ही पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। सो बड़ी अच्छी बात है यार, मेडिकल लेने का फ़ायदा ये है सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ो मगर इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आप बहुत अपना लेवल गिरा लो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखो अपनी, आ जाके पढ़ो एनसीईआरटी, अंडरस्टैंडिंग मगर ज़्यादा रखो, ठीक है। सो इन 1969 he proposed the 5 kingdom classification, and the kingdoms which were introduced in this kingdom by him were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, ठीक है। एंड इन्होंने इस टेबल में कंपैरेटिव अमाउंट इन सबका दिया था, और मेन क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर सेल का स्ट्रक्चर मतलब कि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, मतलब कि सेल की टाइप कैसी है। मेरे को आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मोनेरा जो है, जैसे क्वेश्चन पूछना कौन है, अच्छा मोनेरा जो है इट इज़ प्रोकैरियोटिक, मैंने ही बता दिया आंसर। उसके अलावा जितने भी है किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, यूकैरियोटिक है। तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि थैलेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, इस सब बेसिस पर। तो सेलुलर कौन से किंगडम थे, बस 2 ही, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। टिश्यूज़ किन के पास थे, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। ऑर्गन किन के पास थे, प्लांटेई, एनिमेलिया के पास ही, सिर्फ इन दोनों के पास ही। ऑर्गन सिस्टम किन के पास था, सिर्फ एनिमेलिया के पास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक आपको मोनेरा में दिख जाएगा एक साथ, उसमें भी ऑटोट्रॉफिक की दोनों टाइप्स दिखेगी, कैमो और फोटो। और हेटेरोट्रॉफिक में आपको सिर्फ सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक ही दिखेगी, मोनेरा में भी सेम केस। हेटेरोट्रॉफिक में तो आपको सारी टाइप्स दिख जाएगी मोनेरा के केस में, ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक। फंजाई में आपको हेटेरोट्रॉफिक मिलेगा। प्लांटेई और एनिमेलिया की बात करें तो उनके बारे में आप जानते हो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी, आई नो इट इज़ लुकिंग सिली टू यू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसकी तो बात कर ली। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन इस टेबल में नहीं दी थी, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल, शायद ये बहुत वास्ट हो जाएगा,
और इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन की गई। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की भी बात की गई है, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की भी बात की गई है दोनों की। बस बताया गया है कि ये मेन क्राइटेरिया की तरह यूज़ किया गया था इन्हें इस क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये पैराग्राफ एकदम क्लियर कट हो गया होगा आपको। मैंने बहुत खींच लिया ना आई थिंक। अब सजेशन देना यार, मैं नहीं नेक्स्ट टाइम से खींचूंगी ज़्यादा, सीधे सीधे पढ़ा लूँगी। द 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, and thereby 6 kingdom classification. Thereby 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher classes. तो छोड़ो ना इस पैराग्राफ को, मगर एनसीईआरटी है, पढ़ लो ना, फिर भी समझ लो। आपको पता ही है किंगडम, ये जो कैटेगरीज होती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली की, पॉट्स, क्लीड और फैमिली गेट से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये कैटेगरीज हम किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी तो फिलहाल। तो जो 3 डोमेन सिस्टम था, इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। तो किंगडम मोनेरा जो है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, 2 डोमेन्स किंगडम मोनेरा। पर क्या कहना चाह रही हूँ मैं, 3 डोमेन सिस्टम जो था उसमें से 2 डोमेन्स मोनेरा को ही 2 डोमेन्स में क्लासीफाई कर दिया। तो जो बाकी के 1 डोमेन बचा वो सारे यूकैरियोटिक के लिए बचा। अगेन 3 डोमेन जो क्लासिफिकेशन का 3 डोमेन हमारा था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन था, उनमें से 2 डोमेन्स में क्लासीफाई कर दिया, मोनेरा को 2 डोमेन्स में क्लासीफाई कर दिया। बाकी का जो 1 डोमेन बच गया वो रह गया, वो 1 डोमेन रह गया हमारा, वो 1 डोमेन हमारा किसके लिए रह गया, बाकी के यूकैरियोटिक किंगडम्स के लिए। सारे वो यूकैरियोटिक किंगडम्स उस 1 डोमेन में आ जाते थे। सो ये 3 डोमेन सिस्टम की कहानी की गई। तो इसलिए एक 6th किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब आप आगे जाके हायर क्लासेस में देखोगे कि एक 6वां किंगडम भी ऐड हो जाता है। ठीक है, सो द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन पर्पस्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, and thereby a 6 kingdom classification is given. And आप देख रहे हो ना, आपको कहीं यहाँ कन्फ्यूजन ना हो जाए कि यूकैरियोटिक किंगडम्स कौन से हैं। ये सारे यूकैरियोटिक किंगडम्स, एनिमेलिया, प्लांटाई, फंजाई, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक किंगडम्स है, और उसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक है मोनेरा अकेला। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लेट्स लुक एट दिस 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, BGA, blue green algae, इसे cyanobacteria भी कह सकते हो, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under the plants. पहले 5 kingdom classification में ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले क्या होता था, प्लांट्स के अंडर क्या क्या आता था, प्लांट्स के अंदर क्या क्या आता था, प्लांट्स के अंदर आ जाता था बैक्टीरिया, बीजीए, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनके ऊपर पूरे चैप्टर है इनके ऊपर। ठीक है, बस इनको सबको प्लांट्स के अंदर डाल दिया गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड अ सेल वॉल। किस बेसिस पर इन सबको, किस बेसिस पर प्लांट्स के अंदर इन सबको बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को, फर्न्स को, किस बेसिस पर सबको एक ही चीज़ के अंदर, एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया। प्लांटाई के अंदर क्या कॉमन चीज़ थी, क्या करेक्टर था इनके अंदर, सेल वॉल। प्लांटाई किंगडम के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनके पास भी सेल वॉल थी, बट सबकी सेलुलोज से तो नहीं बनी है ना, इनके पास भी सेलुलोज थी। कैसे बोला मैंने, क्योंकि हमें पता है फंजाई का भी तो हमने उस टेबल में देखा था कि फंजाई की सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ, फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल सब में है। तो इस एक करेक्टर के बेसिस पर कि सब में सेल वॉल है, जिसने भी हेडफोन पहने होंगे ना इस वक्त, उसके कान के पर्दे फट गए होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। तो मैं पहले से बताना चाहिए था, इसने अचानक से भाई इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया, तो ध्यान रखो अपने कानों का। तो ये जो प्लांट्स है, इन सबको किस बेसिस पर सबको एक ही प्लांट के अंदर डाल दिया, सेल वॉल, एक ही कैरेक्टर के अंदर, एक ही कैरेक्टर के बेसिस पर इन सबको प्लांट के अंदर डाल दिया सेल वॉल के बेसिस पर कि सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो भाई बस सेल वॉल प्रेजेंट है, बस एक कैरेक्टर देख लिया और सब चीज़ों को, सबको ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बैक्टीरिया, सबको प्लांट्स के अंदर डाल दिया बस एक कैरेक्टर के बेसिस पर। वाह भाई वाह। हालांकि उसके अंदर भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, काइटिन की, सेलुलोज की, फिर नॉन सेलुलोज की कैसी है। So the character that unified this whole kingdom was that all organisms included a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differ in other characteristics. सही बात है, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको। इस वजह से इस एक कैरेक्टर, सेल वॉल के बेसिस पर एक कैरेक्टर को देख के क्या कर दिया, इतने डिफरेंट ग्रुप्स को एक कॉमन कैटेगरी के अंदर डाल दिया, एक कॉमन किंगडम के अंदर डाल दिया। इन सब में इतने बड़े डिफरेंसेस है, इतने वाइड डिफरेंस वाले, मतलब इतनी वाइड रेंज है, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है। जैसे कि सेल वॉल के अंदर ही डिफरेंस मैंने बता दिया, भाई प्लांट्स क्या हम बोलते हैं सेलुलोज का बना है, मगर पंचायत तो काइटिन के बने हैं, कोई और किसी और का बना होगा, ये किसी और का बना होगा। इनमें इतने डिफरेंसेस है यार, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में इतने डिफरेंस है। फिर इनकी तो बात छोड़ी दो, बाकी जो इतने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक प्लांटे के अंदर डाल दिया, एक प्लांट्स के अंदर डाल दिया, सिर्फ इस बेसिस पर, सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पर कि उनके अंदर सेल वॉल है।
तो इस कैरेक्टर की वजह से इस जगह आप देख रहे हो कि इतने वाइडली डिफर्ड करेक्टर्स के साथ बाकी जो करेक्टर्स हैं इतने ज़्यादा खतरनाक डिफरेंस वाले हैं, उसके होते हुए भी इनको एक सिंगल कैटेगरी के अंदर डाल दिया। वाह भाई वाह, तालियां तो बजती है। इट ब्रॉट टुगेदर, आई होप आपको इरिटेशन नहीं हो रही होगी, मगर सॉरी, आई एम सो सॉरी, नहीं करूँगी अब से आपको इरिटेट। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर, अगेन वही लाइन रिपीट कर रही हूँ। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया, विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक लो बाय लो। मतलब एक डिफरेंस आपको बता दिया ना यहाँ पर, जैसे आपको बोला ना वाइडली डिफर्ड, मगर एक डिफरेंस यहाँ पे बता दिया कि क्या डिफरेंस है। एक उनमें से आपको ट्रेलर बता दिया कि इसकी वजह से इस एक सेल वॉल की बेसिस के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक, अभी तो ट्रेलर बताया, एक डिफरेंस बताया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को बाकियों के साथ डाल दिया जो कि यूकैरियोटिक है एक किंगडम के अंदर। मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों एक किंगडम के अंदर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी वही बात, वही ड्रॉबैक यहाँ पर भी आ रहा है, 5 किंगडम के अंदर भी आ रहा है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक ही किंगडम के अंदर, एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया, दैट इज प्लांट्स। सिर्फ एक चीज़ की बेसिस पर, मतलब कितना ही घटिया पॉइंट हो सकता है यार, मतलब कि एक चीज़ की बेसिस पर इतने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, यूकैरियोट्स को, प्रोकैरियोट्स को, और भी बड़े सारे कैरेक्टर्स देख लो, इतने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को तुम एक किंगडम के अंदर एक कैटेगरी के अंदर डाल रहे हो। ओके, सो इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर, और भी डिफरेंस, अभी तो ट्रेलर देखा ना, और भी डिफरेंस देखते हैं। इसके अलावा और क्या था, ये तो एक ही चीज़ बताई, वीक पॉइंट बन गया एक ही चीज़ बताने से, और बताते हैं ना फिर बात बनेगी। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद मल्टीसेलुलर वंस। फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास, देखते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को भी एक साथ डाल दिया। उसके अलावा यूनिसेलुलर, वही अगेन वही बात, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। यूनिसेलुलर जैसे कि एल्गी के अंदर डाल दिया। एल्गी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो एल्गी के अंदर क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा को डाल दिया। मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए इनके अंदर, हालांकि इनके अंदर डिफरेंस है क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा के अंदर, फिर भी इनको एक कैटेगरी एल्गी के अंदर डाल दिया, और वो भी आ रहा है प्लांट्स के अंदर। एंड द क्लासिफिकेशन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप। एक और डिफरेंस, दो डिफरेंस देखे, अब तीसरा डिफरेंस कि ये हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। तो 3 डिफरेंस देखे अभी तक हमने, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, इसकी बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर फंजाई भी है, तो फंजाई एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमने पढ़ लिया है। फंजाई के बारे में टेबल में देखा था हमने कि हेटेरोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है हेटेरोट्रॉफिक के अंदर, वो भी सिर्फ सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रॉफ है। और दूसरा जो प्लांट्स होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कैन यू रिमेंबर दिस टेबल? फंजाई को प्लांट्स के अंदर डाल दिया, फंजाई तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं और प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या घटिया कुछ भी कर दिया हुआ है ना, कितने बड़े बड़े डिफरेंस आ रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, उनको प्लांट ऑटोट्रॉफिक के अंदर डाल दिया, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के अंदर डाल दिया। उनकी वॉल कंपोजिशन यही नहीं, सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के अलावा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक देख लिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर देख लिया, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक देख लिया। मगर इसके अलावा इसी में एक और देखो, सेल वॉल की कंपोजिशन में भी मैंने पहले ही बता दिया, सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस है। सेल वॉल तो है मगर सेल वॉल की कंपोजिशन, फंजाई काइटिन का बना है, टेबल में देखा था हमने, अच्छा कि मैंने टेबल पहले ही बता दिया। प्लांट्स सेल्यूलोज का बने हैं, प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, सेल्यूलोज ठीक है। सो ये डिफरेंस आए इतने सारे, हमने कितने डिफरेंस देख लिए, 4 डिफरेंस देख लिए। प्लांट्स को हमने कुल मिला के इस पूरे पैराग्राफ में क्या देखा कि प्लांट्स को, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स के अंदर डाल दिया, उनके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर देखे कि उन सबके अंदर सेल वॉल थी, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। मगर डिफरेंसेस उनमें कहीं सारे थे, कहीं सारे। पहले तो सेल वॉल के बेसिस पे इनको एक साथ रखा ना, तो सेल वॉल में ही डिफरेंस आ जाता है कि केमिकल कंपोजिशन अलग है, जैसे कि फंजाई की और प्लांटे की। फंजाई काइटिन के बने, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वैसे ही एक और डिफरेंस बोलती हूँ, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कई सारे ऐसे थे जो यूकैरियोट्स थे, जैसे कि यूकैरियोट्स थे, जैसे कि हमारे पास आ जाता है ये डिफरेंस आ जाता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का। प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया और बीजीए और बाकी सब के सब यूकैरियोटिक के साथ डाल दिया, प्रोकैरियोटिक को एक कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर का भी चक्कर बन गया, जैसे कि क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा को एल्गी के अंदर डाल दिया, और फिर वो आ गया, हो गई कन्फ्यूजन के ऊपर कन्फ्यूजन। डिफरेंस नहीं है तो कन्फ्यूजन के ऊपर कन्फ्यूजन है, ड्रॉबैक के ऊपर ड्रॉबैक है, तगड़े ड्रॉबैक है, ये बहुत तगड़े पॉइंट्स है। ये बड़ा मेरे को बकवास पॉइंट लगा कि ये क्या किया है इन्होंने, मतलब कुछ भी कर दिया हुआ है। इतने बड़े बड़े डिफरेंस वाली चीज़ों को तुम एक ही कैटेगरी के अंदर डाल रहे हो, प्लांट्स, सिर्फ एक चीज़ की बेसिस पर कि उनके अंदर सेल वॉल है। अब मैंने इतना घसीटा इस पॉइंट को कि अभी भी अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तो वेरी सैड अबाउट इट। एक सेकंड मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है। यहाँ पर अगर हमने 3 डोमेन सिस्टम की इतनी खास वैसे बात की नहीं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे ये 3 डोमेन सिस्टम क्या है। कन्फ्यूज़ होना, जो मैंने बताया दिमाग में घुसा दो, इतना जान लो। इट वॉज गिवन बाय कार्ल, CARLWOOS वूस, कार्ल वूस। ये जो 3 डोमेन सिस्टम था कार्ल वूस ने दिया था, जो कि डिवाइड करता है किंगडम मोनेरा को। हमने पढ़ा 3 डोमेन सिस्टम गिवन बाय कार्ल वूस डिवाइड करता है किंगडम मोनेरा को
2 डोमेन्स में 3 डोमेन सिस्टम है, 2 डोमेन्स में तो किंगडम मोनेरा को अकेले प्रोकैरियोट को ही डिवाइड कर देता है, क्लासीफाई कर देता है 2 डोमेन्स के अंदर, और बाकी जितने भी यूकैरियोट सारे जितने भी मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमलिया, उन सबको एक डोमेन के अंदर डाल रहा है। इसके अंदर मोनेरा के लिए 2 डोमेन सिस्टम आ रहे हैं। तो ये बात हमने की थी, इसलिए ज़रूरत पड़ी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, हायर क्लासेस में देखेंगे। आई होप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये क्या कर रही हूँ मैं? इसलिए ज़रूरत पड़ी किंगडम फंजाई की। सबसे पहले हमने बात की किंगडम फंजाई की कब ज़रूरत पड़ी, जैसे कि फंजाई था काइटिन की बनी थी फंजाई की सेल वॉल, प्लांट्स की किसकी सेल्यूलोज की बनी थी, मगर फंजाई को उनके अंदर डाल दिया गया था, इसलिए फंजाई के लिए अलग किंगडम बनाया, दैट इज़ किंगडम फंजाई। इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुई थी, इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी। ये सब आपको यही पॉइंट्स बताए जा रहे थे कि कैसे हुआ है कहानी, कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम हुआ। इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।